भारत नेपाल संबंध इंटरेस्टिंग है और करंट के सिनारियो के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल दिखना चाहिए। भूटान से उतने ज्यादा सवाल की संभावना नहीं है ना, पड़ोसी में। अरे मधु शर्मा क्यों स्पाइडरमैन चांदनी चलिए अंतिम में जितने सवाल पूछने हो, क्योंकि शुरू में ही सवाल। भारत नेपाल संबंध पहले जब भी हम किसी भी देश को पढ़ते हैं तो पहले वाई इन न्यू, चर्चा में क्या क्या है उस पर पहले देख लेते हैं। चर्चा में क्या रहा है इधर 4-5 सालों में, है ना। में ना करें। अभी नेपाल में 3 महीने पहले बहुत प्रदर्शन हुआ काठमांडू की सड़कों पर, राजा आओ देश बचाओ, हिंदू हिंदू धर्म जिंदाबाद, हिंदू राज्य जिंदाबाद, तमाम ये सब वहां पर हुआ, है ना। तो नेपाल भारत संबंधों में कुछ चीजें जो है, तो एक तो रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, संवैधानिक राजतंत्र को पुनः बहाल करने हेतु आंदोलन। अभी काफी न्यूज में रहा, सेना को उतारना पड़ा, है ना। नेपाल में सेना को उतारना पड़ा ताकि वहां पर स्थिति बहाल किया जाए। खास करके काठमांडू की सड़कों पर नेपाल के युवाओं का विरोध प्रदर्शन था कि पुनः जो है वह संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना नेपाल में की जाए। संवैधानिक राजतंत्र में क्या होता है कि जो संविधान का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो कोई ना कोई मोनार्क होता है, राजा होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, ब्रिटेन की महारानी। चलिए सबका स्वागत है सुष्मिता। चलिए ठीक है, मेरा डायलॉग पकड़ लिया ये सब, है ना। टीका टिप्पणी में बोलता हूं को पुनः बहाल करने हेतु आंदोलन। दूसरा, नेपाल में चीन की मजबूत होती दावेदारी। नेपाल में चीन की बढ़ती दखल या मजबूत होती दावेदारी, बढ़ती दखल मजबूत दावेदारी। नेपाल में भारत विरोधी भावना, एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहां पर बढ़ा है। खास करके कुछ माओवादी जो है ना, इन्होंने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया है। चाहे केपी शर्मा ओली हो, चाहे पुष्प कमल दहल प्रचंड हो, ये सब भारत विरोधी मुहिम पर ही नेता बन के आए हैं वहां पर। तो भारत विरोधी एक लहर जो है का दौर 2015 से देखा जा रहा है। नेपाल इंडिया न्यूज में अगर हम कहें तो बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत मुद्दा में चर्चा में रहा। कालापानी विवाद, है ना। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेपाल में चीन का ही बढ़ता हुआ निवेश भी चिंताजनक है ना। सुगोली की साहब स्टार्ट कर रहे हैं, सब बता रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है चर्चा में चीजें रही है। देखो प्रश्न कहां से बन सकता है, जैसे कि क्या नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की बहाली से भारत नेपाल संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें, या चीन की नेपाल में बढ़ती हुई दिलचस्पी क्या भारतीय सुरक्षा चिंताओं को एक नए स्वरूप में उठाती है। क्या भारत नेपाल संबंधों के मध्य में चाइना एंगल, चीन की भूमिका किस प्रकार दोनों देशों के संबंध को प्रभावित कर रही है। नेपाल को नॉर्मलाइज करने के लिए, भारत के फेवर में लाने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। हमारी विदेश नीति की बड़ी कठिन परीक्षा हो रही है नेपाल के मुद्दे पर। जो देश हमारे साथ बहुत सदियों तक निकट रहा, आज विगत 2 दशकों में वो भारत की गोद से जाकर चाइना की गोद में बैठ रहा है। तो ये हमारे लिए प्रश्न बन सकता है यहां से कि भारत की विदेश नीति की कठिन परीक्षा नेपाल में जो ली जा रही है, खास करके दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र में चीन का बढ़ता वर्चस्व है उसको रोकने के लिए, खास करके नेपाल में, म्यांमार में, बांग्लादेश, इन सब में, इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल बना सकता है ना। तो ध्यान रखना है कि आप, हाँ। और भी बहुत सारी न्यूज में रहे, जैसे प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के बाद जैसे बौद्ध सर्किट बनाने की बात, सिस्टर सिटी का कंसेप्ट वगैरह, तो वो सब बात की बात है। चलते हैं थोड़ा नेपाल के बारे में सामान्य पृष्ठभूमि देखते हैं नेपाल की। तो सामान्य परिचय, विदेश नीति में पहले दोनों देशों के मध्य संबंधों का एक जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब भी किसी देश के साथ आप संबंध लिखते हैं, है ना, तो वह लिखते वक्त कुछ आप यूनिक वर्ड जो है, जो आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री, जो आपके नीति निर्माता है यूज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे बार बार हम नेपाल के साथ संबंध में क्या करते हैं कि नेपाल के साथ बेटी रोटी का संबंध। जैसे भूटान हमारा एक सदाबहार एवरग्रीन फ्रेंड रहा है, एक नेचुरल एलाई रहा है, एक प्राकृतिक मित्र रहा है। जबकि नेपाल अगर हम देखें तो वह सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तमाम दृष्टिकोण से भारत के निकट रहा है। और दुनिया के अन्यत्र किसी देश के साथ भारत की संबंधों में इतनी लंबे समय तक निकटता नहीं रही है जितना भारत और नेपाल के मध्य देखा गया। बंद करो यार कमेंट, क्या मतलब। दोनों देशों के मध्य अगर हम देखें तो संबंधों को आज का संबंध नहीं, बल्कि दोनों देशों के मध्य संबंध जो है वो ऐतिहासिक रहे हैं। और दुनिया के अन्य किसी भी देश के साथ हमारे उतने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध इतने निकट नहीं रहे जितने हमारे नेपाल के साथ रहे। इसलिए दोनों देशों के मध्य हम कहते हैं बेटी रोटी का रिश्ता है। मतलब बेटी रोटी का रिश्ता, भारत से लड़कियों का विवाह नेपाल में और नेपाल से लड़कियों का विवाह भारत के तराई क्षेत्र स्थित राज्यों में होता रहा है। इसी प्रकार नेपाल में अगर आप के लोग देखें तो 80 लाख से अधिक लोग नेपाली मूल के जो है भारत में निवास करते हैं। आपकी गोरखा रेजिमेंट का एक बड़ा जो भाग है उसमें नेपाल के लोग आर्मी में शामिल है।
भारत के भी लगभग 6 से 8 लाख लोग के बीच में नेपाल में काम करते हैं। तो दोनों देशों के मध्य बेटी रोटी का नाता क्या है ये आप समझ पाए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जैसे बुद्धिज्म की बात हो, जैनिज्म की हिंदू धर्म की बात हो, दोनों देशों के मध्य एक लिंक का काम करता है। आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां है? तो नेपाल में स्थित है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र नेपाल रहा है ना। इकलौता राष्ट्र कौन रहा है? नेपाल रहा है। और 2007-8 तक आते आते जब वहां पर सेक्युलर स्टेट के रूप में नेपाल को संवैधानिक प्रयासों के तहत घोषित किया गया, उससे लेकर इतिहास के प्राचीन दौर तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र रहा है। थोड़ा सा नेपाल की डेमोग्राफी ये भी समझते हैं। जैसे अगर आप देखें तो नेपाल की अवस्थिति भी आप समझ सकते हैं कहां है, भारत और चीन के मध्य। आज मैप भी लेकर आया हूं मैं, देख लो, आप सबको पता ही है। आप देख सकते हैं कि नेपाल की अवस्थिति भारत और चीन के मध्य स्थित है। यह भी एक बफर स्टेट है, यह भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये तीन तरफ से जो है भारत से घिरा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तराखंड का पार्ट है, पीले पार्ट में सारे भारत के पार्ट है। इधर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लंबी सीमा है, बिहार से, और इधर सिक्किम का पार्ट है। तो जो नेपाल है ना, भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है। लगभग 1850 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वह हम नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। और भारत के 4 प्रमुख राज्य कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। कुछ भाग पश्चिम बंगाल का भी छोटा सा पार्ट हम देख सकते हैं, ये नेपाल की सीमा से लगता है। तो ये नेपाल की भौगोलिक अवस्थिति देखिए, भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप देखें तो हिमालयी रेंज है, इसके ऊपर चीन के तिब्बत का पार्ट है ना। और हमारी सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नेपाल से होकर भारत में बहुत सारे आतंकियों का प्रवेश हुआ है, जाली मुद्रा का प्रचलन हुआ है। नेपाल के साथ जो हमारी सीमा है वह ओपन बॉर्डर है, खुली हुई सीमा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि फेंसिंग की गई है। और यह जो सीमा है वो बहुत पोरस है, कहीं नदी है, कहीं घाटी है, कहीं जो है समतल मैदान है। तो नेपाल और इंडिया की जो सीमा है ये ओपन है, खुली हुई है। और जब भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दो देशों के मध्य खुली सीमा होती है, पोरस बाउंड्री होती है, कटी फटी दंतुरित है ना, कहीं पठार कहीं नदी, अगर इस प्रकार की भौगोलिक अवस्थिति होती है सीमाओं के स्तर पर, तो उससे सुरक्षा चिंताएं बढ़ती है। जैसे भारत में बहुत सारे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकी पाकिस्तान की मदद से भाया नेपाल इंडिया में आते हैं। काउंटरफिट करेंसी समझते हैं ना, जाली मुद्रा की बड़ी खेप जो है वो भारत में जो है नेपाल के रास्ते से ही आती है। तो दोनों देशों के मध्य ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जो है वह चीजें रही है न्यूज में। तो चलते हैं थोड़ा सा नेपाल की बैकग्राउंड के बारे में आप समझ पाए, कुछ और बातें हम नेपाल को लेकर समझते हैं। जैसे हमने जब भी नेपाल भारत संबंध को लिखते हैं, हमने क्या कहा कि दुनिया के अन्य किसी भी देश के साथ हमारे इतने गहरे कैसे संबंध, चाहे सामाजिक संबंध हो, चाहे सांस्कृतिक हो या धार्मिक, ऐतिहासिक संबंध, इतने प्रगाढ़ किसी अन्य देश के साथ नहीं रहे हैं जितने हमारे संबंध नेपाल के साथ रहे। और दोनों को जो है जोड़ने का काम कौन करता है? धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध की का जन्म यही हुआ था। अगर नेपाल के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 3 करोड़ 10 लाख के आसपास नेपाल की आबादी है। और इस आबादी में बड़ा हिस्सा जो है उसमें भारतीय मूल के जो है वह तराई प्रदेश में स्थित लोगों का है। जैसे नेपाल को अगर भौगोलिक दृष्टि से आप देखें तो नेपाल को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ज्योग्राफिकली। एक जो ये पार्ट है ये तराई का क्षेत्र है ना। बीच का जो पार्ट है अगर आप देखें तो वो पठारी क्षेत्र आप कह सकते हैं। और जो ऊंचे जो अपर हिमालय रेंज में है वो पर्वतीय क्षेत्र है ना, पर्वतीय क्षेत्र है। नेपाल की अगर अधिकांश आबादी देखें तो आप वह नीचे तराई के क्षेत्र में स्थित है। यहीं पर मधेसी लोग रहते हैं जो न्यूज में काफी रहता है। ये मधेसी कौन है? भारतीय मूल के लोग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार से लंबी सीमा साझा की गई है नेपाल के साथ। ऐसी स्थिति में भारत के मिथिला प्रांत से, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से लोग अपनी पुत्रियों का विवाह नेपाल में करने लगे और नेपाल से लोग यहां पर आने लगे। तो ये जो तराई के प्रदेश में स्थित यह मधेसी समुदाय जो है ये भारतीय मूल के लोग हैं। लगभग 30% पॉपुलेशन नेपाल की, आप सोच सकते हैं कि तराई के स्थित क्षेत्र में लगभग नेपाल की आधे से अधिक आबादी निवास करती है, जिसमें से 30% पॉपुलेशन मधेसी समुदाय का है। और मधेसी समुदाय एक बहुत प्रेशर ग्रुप के रूप में वहां की राजनीति में दबदबा रखता है। इसमें अधिकतर भारतीय मूल के लोग हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य से जो लोग गए हैं। और ये राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे यहाँ लोकतंत्र पहले से रहा है। नेपाल में लोकतंत्र अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। तो भारत के जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो राजनीतिक रूप से सजग होते हैं। जैसे यूपी बिहार का आदमी कुछ जाने ना जाने, राजनीति बहुत जानता है ना। हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के रगों में खून नहीं, पॉलिटिक्स दौड़ता है। ये लोग जहां भी जाएंगे वो कहीं ना कहीं सेविंग टेंडेंसी होती है। 25 गज भी जमीन लेकर वहां बसने का प्रयास करेंगे। ये लोग अस्थायी निवास में विश्वास रखते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो मधेसी लोग हैं, आप समझ सकते हैं कि नेपाल की आबादी का लगभग 30%। तो सोचिए कि 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ के आसपास उसमें मधेसी लोग हैं जो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में वहां की राजनीति में काम करते हैं। और प्रेशर ग्रुप कहीं ना कहीं भारत के हितों को लेकर वहां नेपाल की राजनीति में दखल रखते हैं। ये हाईली एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, प्रबुद्ध वर्ग है। इनमें आंदोलन करने की, नेतृत्व करने की क्षमता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सजग है, जागरूक है। तो जो मधेसी मुद्दा है आगे हम लोग उसको समझेंगे। ये मधेसी कौन है? तो तराई के स्थित क्षेत्र में जो रहते हैं। अब आपने देखा कि नेपाल के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इसमें लगभग 82% के आसपास पॉपुलेशन हिंदू है ना। लगभग जो है 6 से 7% बौद्ध है, अन्य और है 3-3.5% मुस्लिम आबादी है यहाँ। तो नेपाल का जो डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप देखें तो 82% के आसपास अप्रॉक्स पॉपुलेशन क्या है, वह हिंदू रिलीजन में विश्वास करती है, हिंदू धर्म से संबंधित है। और धर्म जो है बड़ा एक कनेक्टिंग एक फैक्टर है इंडिया और नेपाल के रिश्तों के मध्य। इसलिए बार बार हम 2 टर्म का नेपाल के संबंध लिखते वक्त यूज करते हैं। एक तो कहते हैं बेटी और रोटी,
बेटी और रोटी, ये है क्या संबंध? जब भी लिखो तो ये सब शब्द आने चाहिए। भूटान के साथ जब भी लिखे तो सदाबहार मित्र लिखें। नेपाल भारत के संबंध में शुरुआती भारत नेपाल संबंधों का इस आधार पर कर सकते हैं कि दुनिया के अन्य किसी भी देश के साथ हमारे इतने गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक संबंध नहीं रहे हैं जितने हमारे नेपाल के साथ रहा। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के मध्य एक सेतु का कार्य करता है और दोनों देशों के मध्य बेटी रोटी का रिश्ता है। बस खत्म हो गया भूमिका। बेटी रोटी के रिश्ते में आप समझ गए कि तराई स्थित लोगों का शादी विवाह जो है नेपाल के, मेरा भी घर संयोग से नेपाल के बॉर्डर पर ही है, तो मैं नेपाल को बहुत अच्छे से जानता हूं। हमारे पहले जो है बहुत सारी हमारी जमीनें जो है नेपाल में चली गई, हालांकि कुछ जमीन पर अभी भी खेती है ना। कभी भी गाड़ी में डीजल उजल भराना होता है तो हम लोग नेपाल चले जाते हैं, है ना। बस 40 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा लगती है हमारे घर से। तो नेपाल बहुत बार गया, यहां तक कि कुछ कुछ नेपाली भाषा भी मुझे पता थी। इतना बचपन हमारा उस दौर में वहां पर गुजरा है। तो नेपाल के साथ सांस्कृतिक संबंध कैसे हमारे, उसको मैंने नजदीकी से महसूस किया। और नेपाली लोग भी भारत के प्रति बहुत उदार रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है नेपाल में भारतीय को लेकर। तो ये दोनों धर्म देश के मध्य संबंधों को जोड़ने की एक कड़ी क्या है, अब आप समझ सकते हैं बेटी और रोटी का रिश्ता क्या है। चलते हैं थोड़ा सा नेपाल का संक्षिप्त इतिहास जानते हैं, है ना। पूरा इनका डिटेल हिस्ट्री हमें नहीं जानना है ना। नेपाल में अगर आप देखें तो लगभग 1558 ईस्वी के आसपास वहां पर शाह राजवंश की स्थापना होती है, शाह डायनेस्टी, है ना। और नेपाल की राजनीति में इसका बड़ा रोल रहा है। 18वीं सदी में 1840 के दशक के आसपास यहां पर राणा वंशों का कहीं ना कहीं राजनीतिक में दखल दिखता है। शाह वंश के ही उत्तराधिकारी थे, परंतु उनको कुछ चलाने वाले वास्तविक उत्तराधिकारी कौन थे, तो राणा के वंशज थे। और ऐसी स्थिति में एक लंबे समय तक अगर हम कहें तो 1840 से लेकर 1950 तक नेपाल की राजनीति में राणा वंश का भी प्रबल योगदान रहा है। मुख्य रूप से शाह वंश के ही उत्तराधिकारी रहे, परंतु उनको संरक्षण, पूरा नेतृत्व क्षमता राणा वंशजों के हाथ में रही है। अगर हम देखें तो 1906 में राजा त्रिभुवन का जन्म होता है वहां पर, और राजा त्रिभुवन भारत के सहयोग से वहां पर नेपाल में सत्ता में काबिज होते हैं। 1950-51 के दौर में प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा दिल्ली समझौता के जरिए नेपाल के वंशज, राणा वंशज बनाम साहब के मध्य जो विवाद चल रहा था उसको समाधान किया गया। और इन सब के लिए नेपाल का ये जो राणा वंश, ये जो शाह वंशज है, ये भारत का ऋणी रहा है। तो शुरुआत में अगर आप देखें तो राजा त्रिभुवन का दौर 1950 से लेकर 1955 तक राजा त्रिभुवन का दौर रहा। राजा त्रिभुवन की शिक्षा दीक्षा में भारत की बड़ी भूमिका रही है। यहां तक कि नेपाल के कई राजवंशों के शादी जो है, वो शादी विवाह जो है भारत के कई राजवंशों के साथ हुआ है। ऐसी स्थिति में राजा त्रिभुवन अपने को भारत के निकट मानते थे। इनके शासनकाल में अगर आप देखें 50 से लेकर 55 तक प्रधानमंत्री नेहरू और उधर राजा त्रिभुवन के मध्य एक मित्रता का संबंध रहा, और यही दोनों के देशों के मध्य एक मित्रता संधि के रूप में कालांतर में परिणत हुई। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले लिख लो, फिर हम लोग संबंध पे और चर्चा करेंगे। लिखिए फटाफट। इतिहास पूरा वंश का हमको नहीं लिखना है ना। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के किसी भी अन्य देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के अन्य किसी भी देश के साथ भारत के इतने घनिष्ठ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक संबंध नहीं रहे हैं दुनिया के किसी अन्य राष्ट्र के साथ। भारत के इतने घने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक संबंध नहीं रहे हैं जितना नेपाल के साथ रहा है। प्राचीन काल से लेकर 2008 तक नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र रहा है। प्राचीन काल से लेकर 2008 तक नेपाल दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र रहा है। अतः हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ब्रैकेट में लिख दो लुम्बिनी, भगवान बुद्ध का जन्मस्थान, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ब्रैकेट में लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल, दोनों देशों के मध्य संपर्क के विस्तार का मुख्य आधारभूत स्तंभ रहा है। दोनों देशों के मध्य संपर्क के विस्तार का आधारभूत स्तंभ रहा है। भारत और नेपाल के मध्य बेटी रोटी का रिश्ता है। भारत और नेपाल के मध्य बेटी रोटी का रिश्ता है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित मधेशी समुदाय भारतीय मूल के लोगों की ही वंशानुगत पीढ़ी हैं। भारतीय मूल के लोगों की ही वंशानुगत पीढ़ी हैं जिनके पुत्र पुत्रियों का विवाह नेपाल भारत के मध्य होता रहा है।
जिनके पुत्र पुत्रियों का विवाह भारत नेपाल के मध्य होता रहा है। इसके साथ साथ रोटी, रोटी का मतलब क्या है? 80 लाख से अधिक नेपाली, है ना, 80 लाख से अधिक नेपाली अपने जीवन निर्वाह हेतु भारत में निवास करते हैं। 80 लाख से अधिक नेपाली अपने जीवन निर्वाह हेतु भारत में निवास करते हैं, जबकि भारत के भी 6 से 8 लाख लोग नेपाल में रोजगार हेतु रहते हैं। जबकि भारतीय मूल के भी 6 से 8 लाख लोग नेपाल में रोजगार हेतु रहते हैं। तो ऐतिहासिक साझा इतिहास दोनों देश के मध्य। दूसरा नेचुरल एलाई है। अब थोड़ा जियोपॉलिटिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या है उस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। तो एक दो लाइन अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देखिए, भारत तथा चीन के मध्य, भारत तथा चीन के मध्य एक बफर राज्य, बफर राज्य तथा भू आबद्ध देश के रूप में, लैंडलॉक्ड कंट्री देश के रूप में नेपाल की उपस्थिति या नेपाल की अवस्थिति भारत की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण व संवेदनशील है। महत्वपूर्ण व संवेदनशील है। इंडिया नेपाल के मध्य सीमा खुली तथा दंतुरित, ओरस, कटी फटी जिसको आप कहते हैं। दंतुरित का मतलब होता है कटी फटी, है ना, कहीं पर गड्ढा है, कहीं मिट्टी है, कहीं पर नदी है, कहीं घाटी है, कहीं पहाड़ है ना। तो भारत नेपाल, आयन का मतलब इंडिया नेपाल के मध्य सीमा खुली तथा दंतुरित है। लगभग 1800, 1850, है ना, खुली है। भारत 1800 से लगभग 1850 किलोमीटर, कुछ विवाद वगैरह के कारण, किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। लिखना लैंडलॉक्ड के रूप में लिख दिया मैंने। बफर स्टेट क्या है? राज्य, बफर राज्य तथा भू आबद्ध देश के रूप में नेपाल की अवस्थिति। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, जहां आपने पहले आप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लिखा, थोड़ा जियोपॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, हमें यह जानना ज्यादा जरूरी है ना। तो ऐतिहासिक संबंध भी जरूरी है और उसकी अवस्थिति, क्यों नेपाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये आप इस पैराग्राफ से समझ जाएंगे। कि भारत तथा चीन, मैं पढ़ देता हूं, कई लोगों को हिंदी में भी दिक्कत आती है। भारत तथा चीन के मध्य एक बफर राज्य, बफर स्टेट क्या है पहले कई बार समझाया हुआ, दो शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य अवस्थित एक राष्ट्र, बफर राज्य तथा भू आबद्ध, भू आबद्ध मतलब जमीन से घिरा हुआ, स्थल से घिरा हुआ, चाहे पठार से घिरा हुआ, मतलब जहां समुद्र नहीं है, के रूप में नेपाल की अवस्थिति भारत की आंतरिक व बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण व संवेदनशील है। इंडिया नेपाल के मध्य सीमा खुली तथा दंतुरित, दंतुरित मतलब कटी फटी, है ना, ऐसा नहीं कि खुला जो है मैदानी ही पार्ट है, कहीं नदी है, कहीं घाटी है, वगैरह वगैरह। कटी फटी जिसको आम भाषा में आप कहते हैं। भारत 1800 से 1850 किलोमीटर अप्रॉक्स लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। सीमावर्ती राज्य कौन कौन है तो लास्ट में लिख लें। उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल का छोटा सा कहने को है बस, पश्चिम बंगाल बहुत नगण्य है, वह सिक्किम जैसे भारतीय राज्य इंडिया नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। क्या लिखा है पढ़ देता हूं। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल व सिक्किम जैसे भारतीय राज्य आयन इंडिया नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। तो ये एक सामान्य परिचय हो गया, है ना। तो मधेशी कौन है ये आप समझ गए, नेपाल का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर आप समझ गए,
कि उनकी जो आबादी का 81 से 82% क्या है जी, हिंदू है, इसलिए पहले वो हिंदू राष्ट्र रहा है। 5-7% बौद्ध धर्म के हैं, कुछ अन्य इस्लाम 3-3.5% के आसपास अन्य जो भी है। तो ये नेपाल का एक ओवरऑल लिखा क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का बहुत एक सटा हुआ पार्ट। सिक्किम जैसे भारतीय राज्य आयन की सीमा पर, इंडिया नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। चलिए हो गया होगा मुझे लगता है। थोड़ा संक्षिप्त इतिहास देख लेते हैं, है ना, भारत नेपाल का आधुनिक इतिहास संक्षिप्त में, क्योंकि कई चीजें इतिहास में छुपी हुई है। जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के देश हैं, सभी में जो बॉर्डर डिस्प्यूट आप दिखते हैं, ये सब किसकी देन रही है, ब्रिटिशर्स की देन रही है। ब्रिटिशर्स हमारे देश पर उन्होंने 200-300 वर्ष जो औपनिवेशिक शासन किया, जाते वक्त विरासत में हमें ये तमाम समस्याएं छोड़कर दे गए, चाहे बॉर्डर डिस्प्यूट हो, चाहे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो, है ना, चाहे रीजनल इंबैलेंस हो, कहीं पर ज्यादा प्रॉस्पेरिटी कहीं पर कम, है ना, तो ये सभी ब्रिटिश शासन की देन रही है। जैसे अगर हम गौर करें तो 17वीं शताब्दी के अंत तक, या 18वीं शताब्दी के अंत या 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक नेपाल के जो लोग हैं, जैसे गोरखा, आप देखते हो भारतीय आर्मी में, सेना में गोरखा के जवान, पहाड़, ये वॉरियर कम्युनिटी है, योद्धा, कहीं ना कहीं जो इनका बायोलॉजिकल या फिजिकल फिटनेस लेवल है बहुत अच्छा है, और ये युद्ध की कला में निपुण होते हैं, महारत। और पहाड़ी युद्ध में तो और भी, क्योंकि इनका परवरिश, जीवन यापन सब कुछ पहाड़ों में ही हुआ है, शारीरिक संरचना के आधार पर, है ना, ये अधिक मजबूत होते हैं, भले कदकाठी छोटी ही है। तो ये वॉरियर कम्युनिटी रहे हैं, और भारतीय आर्मी में इसलिए आप देखेंगे गोरखा रेजिमेंट सबसे अग्रणी रेजिमेंट में शामिल रहा है। जहां कठिन ऊंचाई पर लड़ाई होती है तो सबसे आगे गोरखा रेजिमेंट को किया जाता है, क्योंकि अधिकतर इसमें नेपाली गोरखा लोग हैं जो भारतीय आर्मी को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। तो जो 17वीं शताब्दी के अंत से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत, यहां तक कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों तक नेपाल ने भारत के कई क्षेत्र को जीत लिया, है ना। नेपाल साम्राज्य जितना आप अभी देख रहे हैं उतना ही नहीं था, बल्कि नेपाल का जो साम्राज्य है बहुत अधिक था। आप अगर देखें तो जो कुमायूं गढ़वाल का क्षेत्र है उत्तराखंड का, वास्तव में इस पर नेपाल का कब्जा था। इधर आप देखें तो पश्चिम बंगाल का जो कूच बिहार तक का क्षेत्र है, इवन सिक्किम तक, ये पूरा नेपाल की टेरिटरी का पार्ट था। नेपाली जो शासक थे और उनकी जो सेना थी, वॉरियर थी, ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत के लगभग, इन जो वर्तमान भारत है, इसके कई प्रांतों को उस समय जीत लिया। अब अंग्रेजों को ट्रेड करना था किसके साथ, चाइना के साथ। तो एक तो उनको क्या चाहिए था, भूटान के पास से जो नाथुला दर्रा है, दूसरा उनको एक ट्रेड रूट के लिए तिब्बत होते हुए चीन तक जाने के लिए उनको कहीं ना कहीं उत्तराखंड और नेपाल का जो वर्तमान बॉर्डर है वो वाला पार्ट जो है उन पर अंग्रेजों की नजर थी। ऐसी स्थिति में एंग्लो नेपालीज वॉर होता है, और अंग्रेज जो है वो युद्ध में नेपाल की जनता को पराजित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के पास आधुनिक तकनीक, प्रौद्योगिकी, बंदूक वगैरह तमाम चीजें थी। और 1816 में एक सुगौली की संधि होती है। सुगौली एक जगह है ना, आप हमारे वर्तमान में अगर आप देखें तो सुगौली की संधि इंडिया का ही पार्ट है। सुगौली, जब आप उत्तर प्रदेश में आप जब गोरखपुर से आगे बढ़ेंगे तो सुगौली का बॉर्डर लगता है, सुगौली अभी भी जगह है। तो जो सुगौली की संधि होती है 1816 में, जो आंग्ल नेपाली युद्ध था उसको समाप्त करने के लिए यह सुगौली की संधि होती है, और यह संधि अभी बहुत चर्चा में रही है, इसलिए आप आराम से इसको सुन लें। इस संधि के जरिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो नेपाल की सीमा है उसका निर्धारण कर दिया। एक रफ समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, और इसको क्या कर दिया, कहा कि जो पश्चिम में यह काली नदी और इधर जो है पूर्व में यह मेची नदी के बीच अवस्थित होगा। इधर अगर आप देखें तो काली नदी कह लें या महाकाली कह लें, बात बराबर है, महाकाली नदी। तो नेपाल की सीमा का जो है वह निर्धारण अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया। जितने भी विजित प्रांत थे भारत के, सब अंग्रेजों ने वापस ले लिए, है ना, और नेपाल की सीमा का सीमांकन कर दिया गया इन दो नदियों की मध्य, यानी इधर आप देखें तो काली नदी या जो महाकाली नदी है, और इधर मेची नदी जो सिक्किम और नेपाल के बीच में है ना। अब आप देखिए ये नेपाल की सीमा होगी। अंग्रेजों ने सुगौली की संधि के जरिए इसको प्रस्तावित कर दिया। अब ये जो सुगौली की संधि है हाल में विवाद का कारण बनी, जब दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का एक नया मामला सामने आता है, जिसको आप कालापानी विवाद कहते हैं। क्या है विवाद, इसको संक्षेप में समझते हैं। यह विवाद क्या है, इसे नदी के उद्गम के स्रोत के आधार पर जब सीमांकन होगा, मान लीजिए कोई नदी है काली नदी, अगर इसका उद्गम स्रोत कई हो सकता है, कई बार यह स्रोत एक धारा यहां से निकली, दूसरी यहां से निकली, तीसरी यहां से निकली, तो नदी का ओरिजिन किसको माना जाए, ये बिंदु को माना जाए या ये बिंदु को माना जाए या ये बिंदु को माना जाए, विवाद का जो है वह मुख्य कारण यह है। जरा मैप पर इसको समझते हैं कि यह विवाद कैसा रहा है। जैसे देखो थोड़ा मैप धुंधला है, लेकिन मैं इसको, क्योंकि बहुत सारे कॉपीराइट का इशू आ जाता है ना। जैसे आप देखिए ये जो क्षेत्र है, मैं आपको समझाने के लिए बना देता हूं बोर्ड पे, ये पूरा का पूरा विवादास्पद टेरिटरी है। 372 किलोमीटर सीमा को लेकर विवाद है, 372 किलोमीटर। जैसे आप अगर देखें तो ये कालापानी का क्षेत्र है, ये कालापानी क्षेत्र है, और ये जो है ये लिपुलेख दर्रा है, ये जो है इसको लिम्पियाधुरा कहते हैं, लिम्पियाधुरा। अब देखिए जब डिमार्केशन किया गया, सीमा का सीमांकन किया गया, तो सीमांकन के क्रम में क्या कहा गया कि जो पश्चिम की सीमा होगी वो काली नदी, जिसको काली नदी कह लें, महाकाली नदी, और जो पूरब की सीमा होगी मेची नदी। पश्चिम की सीमा में देखिए ये कालापानी जगह है, ये जो नदी है इसके उद्गम के स्रोत कई है, जैसे कई बार ये लिपुलेख दर्रा के आसपास से भी निकलती है, इधर जो है कालापानी के क्षेत्र से भी निकलती है, और इसकी एक धारा जो है वो लिम्पियाधुरा से भी निकलती है।
अगर नदी की मुख्य धारा को, है ना, जो नदी निकलती है उसकी मुख्य धारा को अगर लिपुलेख से माना जाए तो इसके उधर का पार्ट क्या होगा? भारत का होगा। आप इधर देख सकते हैं, इधर किसका पार्ट है जी? इंडिया का पार्ट है। और इधर ये किसका पार्ट है? नेपाल का पार्ट है ना। तो मोटे तौर पर आप समझे, समझाने के लिए देखिए कि ऐसे आप अगर आप समझे कि ये जो है पूरा का पूरा ये इस प्रकार का है, ये जो है लिम्पियाधुरा है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का पार्ट है। इधर आप देखें तो ये लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने, भारतीय सेना की बीआरओ द्वारा अभी एक धारचूला से लिपुलेख दर्रा के लिए अभी एक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया। सारा मामला कहां से शुरू हुआ समझिए। जैसे ये जो कालापानी नदी है इसकी कई धारा है, एक धारा यहां से निकल रही है, एक धारा यहां से निकल रही है। तो नदी का उद्गम क्या माना जाए? ए लिपुलेख, बी कालापानी और सी लिम्पियाधुरा। आप समझने के लिए, अगर नदी का उद्गम लिपुलेख दर्रा को माना जाए तो इसके इधर की जमीन किसकी हो गई? भारत की हो गई। और अगर नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा को माना जाए, इस क्षेत्र को माना जाए, मान लो नदी, नेपाल कहता है कि नदी की मुख्य धारा ये है, तो नदी यहां से निकल रही है, तो ये टेरिटरी किसका हो गया भैया? नेपाल का हो गया। जबकि सच्चाई क्या है कि नेपाल ने कभी इस टेरिटरी पर पहले अपना दावा, आधिकारिक दावा नहीं किया। सारे फसाद की जड़ कब हुई? जब भारतीय सेना की बीआरओ के द्वारा एक रोड बनाया गया। और ये जो रोड बनाया गया वो धारचूला से लेकर लिपुलेख दर्रा, इधर आप देख सकते हैं ये तिब्बत का पार्ट है, एक तरह से यह भी ट्राई जंक्शन है। इधर आप देखिए नेपाल का पार्ट है, इधर नीचे इंडिया का पार्ट है, और ऊपर क्या है? तिब्बत चाइना का पार्ट है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने के लिए या चाइना के साथ भविष्य में ट्रेड या कोई भी कंफ्लिक्ट को टारगेट करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक यहां तक रोड बनाया गया, आधुनिक रोड। अब इसी रोड को लेकर चीन की आपत्ति थी, है ना। चीन ने क्या किया? नेपाल का पीठ थपथपा दिया। इधर भारत सरकार ने जब जम्मू कश्मीर के पूर्ण स्टेटहुड को छीन करके लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया और भारत सरकार द्वारा मैप जारी किया गया, वैसी स्थिति में ये तो टेरिटरी हमारी पहले से ही रही है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लिपुलेख दर्रा से नदी का उद्गम माना था। तो इसके इधर की सारी जमीन भारत की थी। जबकि अगर आप देखें कि इसके इधर की जमीन कहां है, अगर आप देखें तो वो नेपाल की। नेपाल क्या कहता है बार बार कि ना भैया लिम्पियाधुरा से नदी निकलती है, इसलिए इसके इधर का सभी पार्ट क्या है? हमारा है। जबकि भारत कहता है कि नहीं, नदी यहां से निकलती है, इसके इधर का पार्ट जो है हमारा। यही विवाद है। अब देखिए, जब भारत ने जैसे ही पॉलिटिकल मैप जारी किया, चाइना ने नेपाल की पीठ थपथपा दी। आप सभी जान रहे हैं कि इधर चाइना का इन्फ्लुएंस जो है नेपाल में बढ़ता जा रहा है कि, और नेपाल सरकार द्वारा एक राजनीतिक मानचित्र जारी किया गया जिसमें ये जो 372 किलोमीटर का क्षेत्र है इसको नेपाल की टेरिटरी के पार्ट के रूप में बताया गया, है ना। और ऐसी स्थिति में यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है। अब देखो, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा, अभी इस मुद्दे को भी 4-5 साल बीत गए हैं, लेकिन दोनों देशों के मध्य बार बार यह संबंध को प्रभावित कर रहा है। तो दोनों देशों के मध्य इतिहास की बात अगर हम करें तो ये हमने देखा कि सुगौली की संधि से नेपाल की सीमा निर्धारित कर दी गई। आज वर्तमान में यह सुगौली की संधि फिर प्रासंगिक हो गई है, क्योंकि नेपाल भारत के दावे को स्वीकार नहीं कर रहा है। नेपाल का मानना है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से है, जो कि भारत के पिथौरागढ़ का वर्तमान में पार्ट है। और ऐसी स्थिति में नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा रख रहा है। चीन के द्वारा बार बार उसे उकसाया जा रहा है और इसको लेकर दोनों देशों के मध्य एक बाउंड्री डिस्प्यूट हाल के वर्षों में इमर्ज हुआ है। तो ये एक राजनीतिक करंट बेस्ड घटनाक्रम। अब देखो, इस घटना को भी बहुत पुराना हो गया, करंट अफेयर्स में आपने कई बार पढ़ा होगा, तो इसको लिखवाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। चलते हैं हम दोनों देशों के मध्य संबंधों का शुरुआत कैसे हुआ, राजनीतिक संबंध स्टार्ट करते हैं। तो भारत नेपाल राजनीतिक संबंध, भारत नेपाल राजनीतिक संबंध, जैसे आपने पढ़ा भारत भूटान मैत्री संधि, उसी तरह भारत और नेपाल के मध्य मित्रता की आधारशिला एक संधि के जरिए रखी गई, और जो दोनों देशों के मध्य आज भी संबंधों का आधारशिला इसी संधि को माना जाता है, भारत नेपाल मैत्री संधि। इस संधि के कुछ प्रावधान, जैसे हमने भूटान के साथ किया, लगभग बहुत सारे प्रावधान यहां भी दोनों देशों के मध्य। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नोट कर लीजिए। भारत नेपाल राजनीतिक संबंध स्टार्टिंग करें, लिखिए। भारत तथा नेपाल के मध्य, भारत तथा नेपाल के मध्य संबंधों की आधारशिला, भारत नेपाल के मध्य संबंधों की आधारशिला भारत नेपाल शांति एवं मित्रता संधि 1950 को माना जाता है कि आधारशिला भारत नेपाल शांति एवं मित्रता संधि 1950 को माना जाता है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न हैं, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न हैं। क्या प्रावधान है? तो कुछ कन्वेंशनल प्रावधान है। इसमें एक आधा प्रावधान हमको करंट के सिनेरियो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बस वहां तक हमें पहुंचना है। देखिए, पहला पॉइंट, प्राचीन संबंध के आधार पर दोनों देश चिरस्थायी शांति व मित्रता बनाए रखने का प्रयास करेंगे। दोनों देश लॉन्ग लास्टिंग, एटर्नल, चिरस्थायी शांति व मित्रता बनाए रखने का प्रयास करेंगे।
सेकंड पॉइंट, एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं स्वतंत्रता का परस्पर सम्मान करेंगे। ज्यादातर आइडियल बातें ही होती है और होनी भी चाहिए। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता व स्वतंत्रता का परस्पर सम्मान करेंगे। नेपाल की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी होगी। अब देखिए, थोड़ा 2 मिनट यहां भी रुक जाए। नेपाल की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी होगी। 1949 में चीन में क्या होती है? साम्यवादी क्रांति होती है और चीन में अगर आप देखें तो वहां पर साम्यवादी विचारधारा की सरकार स्थापित हो जाती है। नेपाल में राजतंत्र रहा लंबे समय तक। ऐसी स्थिति में नेपाल को यह भय सताने लगा कि चीन की वजह से कहीं ना कहीं साम्यवाद की विचारधारा जो है वह हमारे राज्य में भी ना आ जाए, कहीं ना कहीं राजतंत्र खत्म ना हो जाए। तो जैसे भूटान को भय लगा, उसी प्रकार नेपाल, ये सब छोटे देश हैं। ऐसी स्थिति में इनको लगा कि चीन, ऐसा नहीं था कि चीन उस समय इतना शक्तिशाली था, लेकिन कोई भी राज्य एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में दूरदर्शितापूर्ण नीति बनाता है। ऐसी स्थिति में इन्हें लगा कि क्या पता भविष्य में चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई है, क्योंकि तिब्बत पर चीन की नजर शुरू से ही रही है, 20वीं सदी के आरंभिक दशकों से ही रही है, 1915 के आसपास से ही, है ना। और चाइना 1870-80 से ही तिब्बत को अपने मैप में दिखाता रहा है। ऐसी स्थिति में जब भारत चीन संबंध पढ़ेंगे तो तिब्बत के इतिहास के बारे में वहां चर्चा होगी, है ना। तो नेपाल को बार बार यह भय सताने लगा कि हो सकता है कि चीन की अपनी विस्तारवादी नीति के तहत नेपाल को भी न मिला ले, क्योंकि आप सभी जानते हैं 5 फिंगर पॉलिसी में जैसे लद्दाख, उसके बाद अगर आप देखें तो नेपाल ही अगला टारगेट था, फिर आप देखें तो सिक्किम, भूटान और नेफा, अरुणाचल। तो तिब्बत को हथेली मानो 5 उंगलियां, तो 5 उंगलियों में दूसरी उंगली क्या है? लद्दाख के बाद नेपाल ही था। तो नेपाल को अपनी सुरक्षा की चिंता सब दिन रही है। तो इस संधि में यह भी कहा गया कि नेपाल की सुरक्षा भारत की जिम्मेदारी होगी। अगला पॉइंट लिखिए, नोट करिए। नेक्स्ट, दोनों देशों के मध्य नागरिकों के आवागमन हेतु, दोनों देशों के मध्य नागरिकों के आवागमन हेतु कोई भी पासपोर्ट, वीजा जैसे दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी पासपोर्ट, वीजा जैसे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ साथ दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को रहने का हक, दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को रहने का हक, संपत्ति का स्वामित्व, दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को रहने का हक, कॉमा, संपत्ति का स्वामित्व, व्यापार वाणिज्य में सहभागिता, व्यापार वाणिज्य में सहभागिता प्रदान करेंगे। आज भी आप नेपाल जाते हैं तो लगता ही नहीं है, आराम से आप घूमिए, वहां पर कोई आपको ऐसा नहीं, आप अपनी गाड़ी लेकर जाएं, कोई BBIN आपको कल भी समझा रहा था, है ना। तो हमारे लिए नेपाल और सस्ता देश हो जाता है, क्योंकि भारत की जो मुद्रा है नेपाल की मुद्रा के सापेक्ष में हमारी मुद्रा का भार क्या है? अधिक है। जैसे अगर भारतीय 100 रुपया नेपाल के लगभग 160 रुपए के आसपास होता है ना। तो नेपाल के लोग जो भारत में आकर रहने लगे, जमीन खरीदने लगे, यहां तक कि भारत सरकार की सेवा में, आर्मी में कैसे नेपाल के लोग आकर नौकरी करने लगे, सिविल सर्विसेज में, UPSC में कैसे नेपाल के लोग सेलेक्ट होने लगे। तो ये सब चीजें इस शांति और मित्रता संधि का ही परिणाम था, है ना। तो ये सब इस संधि को लेकर, तो ये दोनों देशों के मध्य संबंधों का आधारशिला यहां से। अब थोड़ा तेजी से घटनाक्रम देखते हैं कि नेपाल का राजनीतिक परिदृश्य कैसे रहा है। जैसे अगर आप देखें 1950 से 55 राजा त्रिभुवन का दौर जो था, है ना, यह भारत नेपाल के मध्य संबंधों अत्यधिक मधुरता का दौर था। ज्यादा मधुरता भी ठीक नहीं होती है, ज्यादा मिठास जो है डायबिटीज कर देती है ना। तो संबंधों में मधुरता, राजा त्रिभुवन के बाद आप देखिए तो 1955 में उनके पुत्र राजा महेंद्र गद्दी पे आते हैं, है ना, नेपाल में। और 1955 से लेकर 1972 का जो दौर है, राजा महेंद्र के शासनकाल में ही नेपाली में पंचायती व्यवस्था लाई गई 1960 के आसपास। और यहीं पर धीरे धीरे देखो परिस्थितियां कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करवट लेती है, उसका संबंधों पर कैसे दुष्प्रभाव देखा जाता है। 1962 में चाइना ने हम पर हमला कर दिया और युद्ध में भारत की पराजय होती है। अब नेपाल को क्या लगने लगा कि जो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस पर है वो तो कमजोर है। तो कहीं ना कहीं चीन की विस्तारवादी नीति से बचने के लिए क्या जरूरी है कि चीन के साथ संबंधों को बेहतर किया जाए। यही राजा महेंद्र हैं जो भारत के विरुद्ध चाइना कार्ड खेलने की शुरुआत इन्होंने ही की। और राजा महेंद्र के शासनकाल में ही धीरे धीरे भारत, ऐसा नहीं था कि संबंध भारत का पूरी तरह खराब हो गया, लेकिन चीन की तरफ नेपाल का जो है ना, झुकाव देखा गया। तो अगले घटनाक्रम में हम क्या लिख सकते हैं कि राजा महेंद्र के शासनकाल में नेपाल का रुझान चीन की तरफ देखा गया। अब संबंध वर्तमान तक आने, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की दोबारा हो रही है स्थापित करने की बात, तो थोड़ा मोनार्की का इतिहास भी तो समझोगे, वरना कैसे आप समझोगे कि क्यों संवैधानिक राजतंत्र की मांग की जा रही है।
तो राजा त्रिभुवन का जो महेंद्र का जो काल रहा, इसी में चाइना कार्ड इन्होंने खेलना स्टार्ट किया। बैलेंस, दोनों से समान दूरी का सिद्धांत इन्होंने दिया। ये जो राजा महेंद्र है, इन्होंने क्या कहा कि दोनों देश, किससे, इंडिया और चाइना से समान दूरी का सिद्धांत रहेगा। यानी नेपाल जो है अपनी प्रभुता की रक्षा के लिए क्या जरूरी है कि वह चाइना और भारत दोनों से क्या रखे, समान दूरी बनाए रखे। न तो ज्यादा भारत के निकट अच्छा है, न तो चाइना के निकट जाना अच्छा है। तो यहां से कहने को यह नीति थी, परंतु सच्चाई क्या थी कि धीरे धीरे उनका रुझान चीन की तरफ हो गया। क्यों हुआ? तो आपने देखा कि युद्ध जैसी परिस्थिति हुई और भारत की युद्ध में पराजय होती है। 1972 में आप देखें तो राजा वीरेंद्र, इनके स्थान पर राजा वीरेंद्र गद्दी पर काबिज होते हैं। और राजा वीरेंद्र के शासनकाल में अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो है नेपाल में भारत की तरफ रुझान पुनः जो है वो बढ़ना स्टार्ट हुआ, क्योंकि राजा वीरेंद्र जो थे थोड़ा भारत की तरफ एक सकारात्मक रुख रखते थे। हालांकि 80 के दशक में एक दो बार कुछ ऐसी घटनाक्रम घटित हुई जहां तत्कालीन राजीव गांधी ने नेपाल के विरुद्ध थोड़ा सख्त एक्शन भी लिया, लेकिन राजा महेंद्र की तुलना में राजा वीरेंद्र जो है थोड़े भारत के समर्थक थे, है ना। और इनके शासनकाल में यानी 1972 से लेकर 1990 तक अगर आप देखें तो दोनों देशों के मध्य संबंधों में कोई विशेष गतिरोध नहीं था, है ना। अब देखिए 1990 में वहां पर जन आंदोलन स्टार्ट होता है और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना कर दी जाती है ना, 1990 के बाद। तो जिन्होंने नोट किया है, अगर चाहते हो करना तो कर सकते हैं, है ना, लिख ले फटाफट। 1955 से 72 राजा महेंद्र का शासनकाल में नेपाल का रुझान चीन की तरफ, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया, दोनों देशों इंडिया चाइना से समान दूरी का सिद्धांत। फिर 1972 से लेकर 1990 राजा वीरेंद्र के शासनकाल में संबंध बेहतर बनाने के प्रयास। लिखिए फटाफट, इतना कमेंट करोगे ना कि कमेंट भी बंद करना पड़ा मुझे, पहली बार आजिज हो गया हूं फालतू के कमेंटबाजी से। जरा एक बार कमेंट ऑन करना है। क्यों? क्योंकि नेपाल के पड़ोस में कई देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। ऐसी 1990 में जन आंदोलन वहां स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि नेपाल के पड़ोस में कई देशों में लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास नेपाली कांग्रेस द्वारा 1950 के दशक से ही किया जा रहा था। तो नेपाल में लोकतंत्र की मांग एक नए सिरे से जोड़ पकड़ने लगी और जन आंदोलन स्टार्ट होता है। तो 1990 में आप देखें तो नेपाल में एक बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की गई, बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत राजा को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक प्रमुख का दर्जा प्रदान किया गया। 90 से लेकर आप देखें तो 2005-6 तक नेपाल बुरे दौर से गुजरा, है ना। अगर हम कहें 1990 के बाद से लेकर 2005-6 तक नेपाल में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी, है ना। और नेपाल में आप देखें तो नेपाल में यहां पर साम्यवादी विचारधारा, माओवादी विचारधारा, चीन द्वारा नेपाल के मामलों में जानबूझकर हस्तक्षेप का प्रयास किया गया कि माओवादी विचारधारा आएगी तो कहीं ना कहीं युद्ध को व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाएगा। मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद, ये तमाम विचारधाराएं चाइना से धीरे धीरे नेपाल में बढ़ने लगी। चीन के द्वारा यहीं पर फंडिंग किया गया। कोई भी आंदोलन जो विचारधारा आधारित होता है वो लंबे समय तक टिकता है, क्योंकि अगर आंदोलन में 2-4 लोग के विरुद्ध आप एक्शन भी लेंगे, उससे क्या हो जाएगा, अगर 10 लोग भी बच गए तो विचारधारा के आधार पर फिर आंदोलन के लिए एक नई फौज खड़ी कर दी जाएगी। तो सत्ता बंदूक की नली से हासिल होती है। नेपाल में भले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई, लेकिन नेपाल की गरीबी, बदहाली, भ्रष्टाचार, तमाम कारणों से, दूसरा लंबे समय तक लोग राजतंत्र से ऊब चुके थे। पड़ोस के देशों में लोकतंत्र की स्थापना के कारण, है ना। अगर ठीक है हरमीत सिंह, कमेंट कम करो, है ना। जो है पड़ोस के देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो रही थी। ऐसी स्थिति में नेपाल के युवाओं में भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लेकर एक नई लहर जागी कि जो लोकतंत्र था उसमें राजा संवैधानिक प्रमुख था, लेकिन राजा कई बार अपनी अनावश्यक शक्तियों का प्रयोग करके लोकतांत्रिक प्रणाली में हस्तक्षेप कर रहा था, है ना। और इस कारण अगर आप देखें तो नेपाल में धीरे धीरे चीन के जरिए विचारधारा आधारित आंदोलन की शुरुआत हुई और यही वो अवधि है जब नेपाल में धीरे धीरे माओवादी, मार्क्सवादी, लेनिनवादी यानी साम्यवाद की विचारधारा नेपाल में आ गई। नेपाल में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां रही, माओवादी विद्रोह हुआ, 17,000 से अधिक नेपालियों की हत्या हुई इस अवधि में। और ये नेपाल के सबसे बुरे दौर को यह अवधि अभिव्यक्त करता है। 2005 में ज्ञानेंद्र जो अभी वर्तमान में है, यह पुनः इस अवधि में कुछ और घटनाक्रम घटित हुई। जैसे 2001 में आपने सुना होगा जो राजा वीरेंद्र थे उनके परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी गई राजमहल में एक षड्यंत्र के जरिए, और हत्या का जो इल्जाम है उन पर उनके पुत्र दीपेंद्र पर लगा दिया गया। परंतु सच्चाई कुछ और थी। वो आज तक वो बातें साजिश थी कि क्या थी, आज तक जनता के सामने नहीं आ पाई। सोचिए कि राजमहल में नेपाल के राजा के परिवार के 9 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। 2001 की बात है। और इन्हीं राजा वीरेंद्र के छोटे भाई ये है राजा ज्ञानेंद्र,
शाह, जो अभी वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जिनको राजा बनाने की मांग चल रही है। तो नेपाल का जो ये दौर रहा 90 के दशक से लेकर 2005-6 तक, बहुत उथल पुथल का दौर रहा। तो यहां पर संक्षिप्त में इतिहास से हमें क्या मतलब है, लेकिन क्यों आई माओवाद की विचारधारा, वहां क्या परिस्थितियां थी, वर्तमान को समझने के लिए आपको यह जानना होगा। तो लिख सकते हैं आप, इस अवधि में नेपाल में मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद की विचारधारा चीन के समर्थन व प्रोत्साहन से प्रसारित होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में गृह युद्ध जैसी परिस्थिति बनी। सोचिए 17,000 से अधिक लोग जो है ना, लिख दिया है चाइना एंगल क्या है, पढ़ लो, बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस अवधि में नेपाल में मार्क्सवादी, माओवादी, लेनिनवाद की विचारधारा चीन के समर्थन व प्रोत्साहन से, चाइना समझ गया कि अगर इंडिया के अगेंस्ट में नेपाल को लाना है तो लोकतंत्र की अगर विचारधारा रहेगी तो ये तो आइडियोलॉजिकली कहां इंडिया के निकट आएगा। नेपाली कांग्रेस अधिक सत्ता में रही है, तो नेपाली कांग्रेस प्रो इंडियन है। आगे आप समझ जाएंगे दलगत राजनीति का भी क्या उद्देश्य रहा है, उनका वास्तव रियल एजेंडा क्या रहा है। जैसे नेपाली जो कांग्रेस है वो भारत समर्थित है, आज भी नेपाली कांग्रेस भारत के प्रति थोड़ा उदार रुख रखता है। तो चाइना को लगने लगा कि अगर लोकतंत्र की विचारधारा अगर अधिक हुई, ऐसी स्थिति में हमारी तुलना में भारत को एक बढ़त मिल जाएगी। तो जानबूझकर नेपाल के युवाओं को मार्क्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद, तमाम इन विचारधाराओं के आधार पर उनको दिमाग को उनके ब्रेन वॉश किया गया, फंडिंग की गई, आइडियोलॉजिकली उनको कई सपोर्ट दिया गया। नेपाल सरकार के विरुद्ध गृह युद्ध में आर्म्स, एमिनिशन, तमाम पैसा, हर चीज चाइना के द्वारा समर्थन दिया गया। चाइना का उद्देश्य सिर्फ यहां नेपाल नहीं था। आप देखें कि हमारे देश में भी जो नक्सलवाद का दौर आप देखते हैं, जो वामपंथी उग्रवाद का, वो नक्सलवाद कहां से आया, चीन से। यह विचारधारा नेपाल के रास्ते भारत के 17-18 राज्यों में, लाल रेड कॉरिडोर आपने पढ़ा होगा, जिसको भारतीय सेना ने पूर्णतः हाल के 2 दशकों में लगभग हमने नक्सल मुक्त भारत बना दिया है, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो ये जो चाइना का 2 उद्देश्य था, दोहरा उद्देश्य था कि नेपाल को पहले तो इंडिया के अगेंस्ट लाना है, तो कैसे लाना है, माओवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद की विचारधारा जो है उसका प्रसारित करना है, प्रसार करना है। दूसरा क्या करना है कि भारत तक जो है हम माओवाद की विचारधारा, नक्सलवादी आंदोलन को भारत तक हमें फैलाना है, भारत और चीन बहुत हद तक सफल भी रहा। लास्ट में लिखा है, परिणाम स्वरूप नेपाल में गृहयुद्ध जैसी परिस्थितियां बनी, चीन के समर्थन व प्रोत्साहन से प्रसारित होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप, है ना, नेपाल में गृहयुद्ध जैसी परिस्थितियां बनी। लिखिए यहां पर एक लाइन और, वास्तव में चीन की दोहरी रणनीति रही है, जिसमें पहली रणनीति के तहत नेपाल में साम्यवाद के प्रसार द्वारा, साम्यवादी विचारधारा के प्रसार द्वारा भारत विरोधी मुहिम को बल प्रदान किया जाए। दूसरी रणनीति के तहत चीन से वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को नेपाल के रास्ते भारत के विभिन्न राज्यों तक प्रसारित कर भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियां प्रदान की जाए। यहां चुनौती है ना, यहां बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत आ रही। देखिए कैसे चाइना नेपाल के रास्ते, नेपाल को एज अ कॉरिडोर जो है यूज कर रहा है कि वाया नेपाल हम क्या करेंगे, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार से सीधे कहां, झारखंड के रास्ते, उड़ीसा, आंध्रा होते हुए 17-18 रेड कॉरिडोर बना भी दिया, बहुत हद तक सफल भी रहा।
तो जो नक्सली है उनको फंडिंग कहां से होगी, है ना, उनको पैसा, आर्म्स, एमिनिशंस कहां से मिलेगा? तो वाया नेपाल दोनों देशों के मध्य सीमा क्या है जी, खुली हुई है, कोई फेंसिंग नहीं है, बहुत अधिक चाक चौबंद सुरक्षा भी नहीं है। तो चाइना देखिए कैसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई राज्य कितना दीर्घकालीन रणनीति बनाता है कि भारत को बाह्य मोर्चा पे तो चैलेंज देना ही है, आंतरिक दृष्टि से भारत को क्या करना है, खोखला बनाना है, कमजोर करना है, कि आर्मी नक्सलिज्म को सबका सफाया करेगी या हमारे सामने सामने लड़ेगी। पढ़ देता हूं, दूसरी रणनीति के तहत चीन से वामपंथी उग्रवाद को नेपाल के रास्ते भारत के विभिन्न राज्यों तक प्रसारित कर भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौतियां प्रदान की जाए। तो ये अब समझे कि नेपाल उसके लिए क्यों टारगेट था, है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा वहां पर हम डेवलपमेंट देख रहे थे। 2005-6 में राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा कुछ प्रयास किया गया, है ना। हाँ, अब उस कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। ये पत्र यहां पर क्या प्रेस वार्ता हो रही है ना। मैं मीडिया को रिप्रेजेंट, मैं सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप सवाल पूछिए कि इंडियन आर्मी होते हुए, पूछिए कि भारतीय आर्मी होते हुए पहलगाम में अटैक क्यों हो गया, पुलिस के रहते हुए चोरी क्यों हो गई। वाह रे वाह, बहुत सुंदर सवाल है। कैसे प्रसार हुआ नक्सलिज्म का, आंतरिक सुरक्षा में पढ़ना बेटा, आंतरिक सुरक्षा में लंबी चौड़ी क्लास होगी वहां पर, है ना। कैसे हो गया प्रसार, पुलिस के रहते चोरी कैसे हो गई, आर्मी के रहते आतंकी कैसे घुस गए। अब मैं इस पर 1-2 दिन आपको बताता हूं कैसे हो गई, शुरू कहां से हुआ था। मतलब यूपीएससी में प्रश्न पूछना है तो कुछ भी अटपटा जो है पूछ दे, वाह, है ना, क्या शानदार है। इसलिए कमेंट ऑफ करता हूं, अब समझे। और 2-4 बच्चों की वजह से सबका, है ना। आंतरिक सुरक्षा में वामपंथी उग्रवाद पढ़ना है आपको, जहां 4, 5, 6 क्लासेस इस पर होगी, जिसमें बताया जाएगा कि पहला झड़प कहां हुआ था, दूसरा कहां हुआ, चौथा कहां हुआ, कैसे कैसे फैला, है ना। बहुत सुंदर। चलिए, एक से एक महान। भैया जिज्ञासाएं अनंत होती है ना। आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने लग जाएंगे तो 50 साल यूपीएससी की कोचिंग चलेगी। चलिए अमनदीप, इसको अदरवाइज नहीं लेना, बट जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूं। कैसे हो गई, कौन टीचर कैसे बताएगा, है ना। चलिए, अब सब आदमी उसको प्रोवोक मत करो, है ना। चलिए, तो नेपाल में क्या हो रहा है ना। चलिए, इंसल्ट करने का मेरा हक है, मैं गुरु हूं आपका, है ना। कल को जब आपकी सफलता का श्रेय ले सकता हूं तो आपको सुधारने का भी श्रेय मेरा है। चलिए, 2008 में आप देखिए, आधुनिक संदर्भ में 2008 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल की राजनीति में। नेपाल में क्या होता है, अब जो है वास्तविक संदर्भ में लोकतंत्र की स्थापना होती है। नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट के रूप में घोषित किया जाता है और नेपाल से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को टोटली एबॉलिश कर दिया जाता है। 2008 से लेकर अब तक 17 साल, है ना, 17 साल में नेपाल में अब संवैधानिक राजतंत्र का पोस्ट ही जो है ना, वो खत्म कर दिया गया। चलो अब ज्यादा उस पर भाषण लिखो मत, है ना। 2008 में लिखिए, नेपाल को एक प्रजातांत्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष एवं गणतंत्रात्मक या गणतांत्रिक रिपब्लिक स्टेट राज्य के रूप में घोषित किया गया। अब आप सभी जानते हैं गणतंत्र में क्या होता है जी, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है। मोनार्की में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनता है। इतना पॉलिटी में पढ़ा ही आपने। तो जैसे ही गणतांत्रिक होगा, इसका मतलब इसके साथ साथ जैसे ही गणतांत्रिक बना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो संवैधानिक राजतंत्र था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब देखो, यहीं से करंट के सिनेरियो को आप जोड़ लें। कब हो रहा है ये सब, 2008। तब से लेकर कितने साल गुजर गए, 17 साल। 17 साल में नेपाल में 14 सरकार बन गई। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का लंबा दौर रहा, गरीबी बेरोजगारी बढ़ गई, चीन की दखलंदाजी बढ़ गई, भारत से संबंध खराब हो गए। नेपाल में अगर आप देखें तो इंस्टेबिलिटी एक बड़ी समस्या के रूप में, बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं में असंतोष बढ़ा। और ऐसी स्थिति में जो वर्तमान में दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश करने की बात हो रही, वो क्यों, या नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र के रूप में बनाने की बात हो रही। जैसे क्या रहा उसमें नारा, है ना। आप देखिए कि राजा आओ देश बचाओ, है ना, हिंदू धर्म जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा माना गया कि पिछले 17 सालों में, यहीं से करंट को जोड़ लेते हैं कि 2008 से लेकर 2025 तक 17 वर्षों में
नेपाल में लगभग 14 सरकार की स्थापना हो गई, 14 बार सरकार का गठन हुआ। सोचिए ये कितना पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्री हो गया, है ना। तो एक नए संदर्भ में नेपाल में इस अवधि में कुछ नई समस्याएं भी उत्पन्न हुई। क्या क्या समस्याएं होगी? जैसे करप्शन, करप्शन एक बड़ा मुद्दा हो गया। गरीबी, बेरोजगारी हर देश की मुद्दा। इकोनॉमिक फ्रंट पे नेपाल दिनों दिन कमजोर होता गया। चीन का निवेश बढ़ता चला गया। चीन डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत नेपाल को अपने अधीन करता चला गया। भारत से भी संबंधों में दूरी आ गई। बहुत सारा आर्थिक मदद जो भारत से मिलता था वो भी मदद क्या हुआ, बंद हो गया। तो नेपाल की आवाम को राजा ज्ञानेंद्र की साहब पर ऐसा लगने लगा कि भैया ये लोकतंत्र से तो अच्छा पहले का ही राजतंत्र था। जो नॉस्टैल्जिया होता है ना राजतंत्र को लेकर, एक होता है कि लोगों की सोच होती है कि वही ठीक था। क्योंकि हमने देख लिया 17 साल में यहां पर 14 सरकारें बन गई, कुछ नहीं हुआ, है ना। और ऐसी स्थिति में आप सोचिए कई बार रस्साकसी पॉलिटिकल, कभी इस पार्टी की सरकार, कभी उसकी सरकार, कभी सरकार। तो ये सब जो है राजनीतिक अस्थिरता ने नेपाल में एक बार पुनः नए परिवेश में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, या राजतंत्र की लोग मांग कर रहे हैं कि ला दो फिर से राजा ज्ञानेंद्र को बिठाओ। और ऐसा कहा जा रहा है, देखो भारत अभी पिछले 5 सालों में नेपाल के मामले में चुप बैठा है, ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है। 2015 के नेपाल ब्लॉकेट के बाद से इंडिया ने अपना पॉलिटिकल स्टैंड, अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड नेपाल को लेकर थोड़ा चेंज किया है। पहले हम नेपाल के मुद्दे में बोलते थे, क्योंकि हमें बोलना भी, अगर मधेशी मूल के लोग भारतीय मूल के लोग हैं तो उनकी रक्षा भी हमारी विदेश नीति का ही पार्ट है कि भारत के भीतर या भारत से बाहर जो भारत के नागरिक हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है ना। तो ये भारत का स्टैंड रहा है। पिछले आपने देखा होगा कि एस जयशंकर या भारत के प्रधानमंत्री, नेपाल की कई यात्रा हुई है पिछले 2014 से लेकर 2025 में, लगभग प्रधानमंत्री 4 बार जो है नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में नेपाल के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेकर हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है, थोड़ी दूरी बनाए रखी है। क्योंकि अगर हम इंटरवीन करते हैं वैसी स्थिति में, जैसे ही हम अगर इंटरवीन करते हैं नेपाल में जो प्रो चाइनीज जितने भी माओवादी दल हैं, जितने भी साम्यवादी दल हैं, उनको मिल जाएगा एक मौका कि देखो भैया भारत हस्तक्षेप कर रहा है। तो भारत इस मामले में वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। तो यहीं पर एक मुद्दा लिख लें, नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र या हिंदू राष्ट्र की स्थापना की वर्तमान मांग, उसी से कोरिलेट कर लेते हैं। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र व हिंदू राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापना की मांग तथा भारत का रुख, हमें उस भारत का क्या इस पर स्टैंड है, रुख क्या है, भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। लिखिए लिखिए 2008 से लेकर 2008 में नेपाल को लोकतंत्रात्मक या लोकतांत्रिक, संघीय, धर्मनिरपेक्ष व गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में, लोकतांत्रिक, संघीय, फेडरल, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में आधिकारिक घोषणा के पश्चात विगत 17 वर्षों में नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा दौर देखा गया है। विगत 17 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का दौर देखा गया है, जिसके कारण नेपाल में कई समस्याएं, यथा गरीबी, बेरोजगारी, जिसके कारण नेपाल में कई समस्याएं यथा गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, चीन की ऋणजाल कूटनीति जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। भ्रष्टाचार, चीन की ऋणजाल, डेट ट्रैप पॉलिसी, चीन की ऋणजाल संबंधित कूटनीति जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की मांग, संवैधानिक राजतंत्र की पुनः स्थापना, संवैधानिक राजतंत्र की पुनः स्थापना की मांग एक नए स्वरूप में उठ खड़ी हुई है, एक नए स्वरूप में उभर कर आई है, ऐसे लिख सकते हैं आप। पैराग्राफ चेंज करके भारत का रुख, हमारा स्टैंड क्या है इसको लेकर, देखिए
नेपाल की हालिया गतिविधियों को लेकर भारत कोई भी अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और इसे नेपाल के आंतरिक मुद्दे के रूप में स्वीकार रहा है। इसे नेपाल के आंतरिक मुद्दे के रूप में स्वीकार रहा है। वास्तव में 2015 के पश्चात नेपाल में भारत विरोधी लहर का एक दौर देखा जा रहा है, जिसे वास्तव में 2015 के पश्चात नेपाल में भारत विरोधी लहर का एक दौर देखा जा रहा है, जिसे नेपाल की साम्यवादी विचारधारा वाले दलों द्वारा अपने चुनावी लाभ हेतु भुनाया जा रहा है। साम्यवादी दलों द्वारा अपने चुनावी लाभ हेतु भुनाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत द्वारा वेट एंड वॉच की नीति अपनाई गई है तथा वेट एंड वॉच की नीति, अब उसका भी हिंदी लिखवाएंगे या हो जाएगा, वेट एंड वॉच की नीति अपनाई गई है तथा इसमें प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि नेपाल में अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो हमारे लिए अच्छा ही है, भारत में भी 79% आबादी हिंदू है, ऐसी स्थिति में अगर वहां भी हिंदू राष्ट्र है तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य संबंधों में निकटता आएगी। अब आप सोचिए, क्या नेपाल में पहले तो संवैधानिक राजतंत्र की पुनः स्थापना वास्तव में संभव प्रतीत नहीं होती। जैसे अभी आप जस्ट सुना होगा कि जो केपी शर्मा ओली है उनका क्या स्पीच आया है ना, जैसे केपी शर्मा ओली ने क्या कहा अभी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो नेपाल में जो राजनीतिक अस्थिरता आ रही है, जो संकट आ रहा है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये तो भविष्य में भी तो हो नहीं रहा है, लेकिन भारत का क्या रवैया है ये आप समझ पा रहे हैं। तो भारत नेपाल संबंधों का एक पॉलिटिकल एंगल, जैसे नेपाल की पॉलिटिकल पार्टी के बारे में संक्षेप में समझें कि जो नेपाल में राजनीतिक दल हैं उनके बारे में संक्षेप में आप समझें कि नेपाल में राजनीतिक दल उनका रुख किधर रहा है। अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ा जो सबसे पुरानी पार्टी है वो क्या है, नेपाली कांग्रेस है ना। नेपाली कांग्रेस जो है वो थोड़ा भारत समर्थक रही है ना। जैसे ऐसा कहा जाता है कि नेपाली जो कांग्रेस है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित रही है और भारत की तरफ जो है इसका रुख सदैव सकारात्मक रहा है। जैसे दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अभी प्रधानमंत्री हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, जो केपी शर्मा ओली की पार्टी है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। यूनिफाइड, जरा समझ लो, बस खाली पॉलिटिकल पार्टी से आइडिया लग जाएगा भारत विरोध कौन है, भारत समर्थक। यूनिफाइड मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट, ये जो है वो चीन समर्थक है। एक और पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो माओइस्ट है ना। माओवादी, आपने सुना होगा पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये चीन समर्थक है, केपी शर्मा ओली। और ये पुष्प कमल दहल नाम ही बड़ा भयानक टाइप का है, प्रचंड। अब देखो चाइना ने क्या किया, 2008 में नेपाल में जैसे ही रिपब्लिक एक सेक्युलर स्टेट के रूप में आता है, एक संविधान बनाने की प्रक्रिया लंबी समय तक चली। 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ और जैसे संविधान लागू हुआ वहां पर एक नए स्वरूप में समस्याएं बढ़ गई। क्यों समस्या बढ़ गई? जो भी मधेसी लोग हैं जिनकी आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अधिक सजग हैं, कहीं ना कहीं उनको अलग अलग राज्यों में विभाजित करने का प्रयास किया गया कि वे किसी भी एक राज्य में बहुसंख्यक न रहे। ऐसी स्थिति में चाइना की सह के द्वारा ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट और लेनिनवादी, जिसके प्रधानमंत्री अभी हैं जो केपी शर्मा ओली, और पुष्प कमल दहल प्रचंड, दोनों को इंटीग्रेट करके चाइना के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल बना दिया। और ये दोनों मिलकर सत्ता में जब चुनाव लड़ी तो दोनों को प्रचंड बहुमत मिला। ऐसी स्थिति में 2.5 साल का टेन्योर रखा गया। वर्तमान में आप देखें तो 2024 से केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस के समर्थन से वहां पर सत्ता में काबिज है। जब जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, चाहे यूएमएल हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ माओवादी हो कमल प्रचंड की, ये जब जब सत्ता में आती है, भारत विरोध की लहर क्या होती है, बढ़ जाती है। और इन्होंने अपनी राजनीतिक रोटी भी भारत विरोधी मुहिम पर ही से की है। जो नेपाल का ब्लॉकेड हुआ,
थोड़ा सा उस मुद्दे को भी अगर समझ जाओगे तो नेपाल के पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो को आप समझ पाएंगे। जैसे 2015 में अगर जैसे ही नेपाल का संविधान लागू हुआ, वहां पर मधेसी जो समुदाय के लोग हैं वे सड़कों पर उतर आए। मधेसियों के कई राजनीतिक अधिकार को काट लिया गया, नागरिक अधिकारों कि जैसे कोई नेपाली महिला अगर किसी अन्य देश के, बिहार, उत्तर प्रदेश यानी भारत के किसी नागरिक के साथ विवाह करती है तो उनको नेपाल की नागरिकता को लेकर समस्या आएगी, या कोई व्यक्ति बाहर का अगर नेपाल की लड़की के साथ विवाह करता है तो भी समस्या आएगी। जो मधेसी राजनीतिक रूप से जागरूक थे, जैसे आप अगर आप देखिए नेपाल का एक प्रकार से मोटे तौर पर समझिए, ये जो तराई का पूरा बेल्ट है, इस तराई के क्षेत्र में मधेसी लोग हैं, और मधेसी जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से आप समझ ही रहे हैं अधिक जागरूक है। तो जो राज्य का नए 7 राज्यों का जो गठन किया गया उसमें ऐसे गठन किया गया जिससे ये जो मधेसी है वह बहुमत में न रह पाए। जैसे आप देखिए अगर इस तरह से बांट दिया जाए तो इसमें क्या होगा कि ये जो मधेसी हैं ये कुछ एकाधा राज्य में ही बहुमत में रहेंगे, अधिकांश राज्यों में क्या हो जाएंगे, अल्पमत में हो जाएंगे। तो मधेसी लोगों को लगा कि यह तो उनके संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध इस संविधान ने कार्य किया है। उनके जो मधेसी जो लोग बाहरी व्यक्तियों से शादी विवाह करेंगे वो राष्ट्रपति पद पर काबिज नहीं हो पाएंगे, कई नागरिकता संबंधित अधिकार उनके कटिल कर दिए गए। अब इन सब बातों को लेकर जो मधेसी समुदाय के लोग हैं वो आंदोलनरत हो गए और नेपाल का घेराव कर दिया गया। जो नेपाल से, भारत से जो रसद नेपाल को जाती है, चाहे गैस हो, तेल हो, तमाम दवाइयां हो, अन्य जो भी जरूरत की सामान्य है, इन सबको जो है वह रोक दिया गया नेपाल में प्रवेश। अब देखिए यही मौका मिला किसको, केपी शर्मा ओली और प्रचंड को, कि देखिए भारत नेपाल के को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, इकोनॉमिकली इनस्टेबल करना चाहता है। नेपाल में आर्थिक संकट जितनी है उसके पीछे कहीं ना कहीं यह ब्लॉकेड है जो भारत की सीमा से, जैसे अगर आप देखें तो सबसे निकट जो सीमा है हमारी गोरखपुर के पास से अगर आप देखें तो काठमांडू की जो सीमा है, जो रक्सौल बीरगंज रास्ता है, वो सबसे छोटा रास्ता पड़ता है जहां से लगभग काठमांडू 150 से 160 किलोमीटर पड़ता है। इसी सीमा पर घेराव कर दिया गया। भारत से जो है ट्रक जो गुड्स को लेकर, एसेंशियल कमोडिटी को लेकर नेपाल जा रही थी, नेपाल में जाना बंद हो गया। गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आवश्यक दवाइयों के दाम बढ़ गए। ऐसी स्थिति में इनको एक मौका मिला, बार बार ये पॉलिटिकल पार्टी, कौन से, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी, कौन कौन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, चाहे माओवादी हो चाहे मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट हो, इन्हें यह मौका मिल गया भारत के विरोध की राजनीति करने का, कि भारत ने हमें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए जानकर भारत ने ब्लॉकेट किया। जबकि सच्चाई क्या है, उस समय हमारी सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हुआ करती थी, पार्लियामेंट के पटल पर उन्होंने भाषण दिया कि भारत कभी नहीं चाहता कि नेपाल के आवाम को, नेपाल के लोगों को कोई दिक्कत हो, हमने तो एक तरफा मदद की है नेपाल की, तो भारत ऐसा क्यों करेगा। और यही वह दौर था जब नेपाल में नए संविधान के प्रवर्तन के बाद इन पॉलिटिकल पार्टी का एक जनाधार बढ़ा और भारत के विरोध की एक लहर के कारण ये लोग सत्ता में काबिज हो पाए। पूरा का पूरा जो भारत नेपाल संबंध है उसको खराब करने का श्रेय इन्हीं दोनों पॉलिटिकल पार्टी को है। जब इनमें आपसी नहीं बनी, जैसे सत्ता हस्तांतरण का एक फॉर्मूला इन्होंने निकाला कि 2.5 साल भैया हम पुष्प कमल दहल प्रचंड रहेंगे प्रधानमंत्री, और जैसे ही 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होगा फिर आप केपी शर्मा ओली बनेंगे। इनमें आपसी सत्ता की प्राप्ति को लेकर एक लंबी रस्साकसी चली और इन दोनों में ही फूट आ गई। अब सरकार गठन के लिए केपी शर्मा ओली ने नेपाली कांग्रेस का रुख किया। नेपाली कांग्रेस थोड़ा भारत समर्थक है। ऐसी स्थिति में अब वर्तमान में अगर आप देखें तो नेपाल का जो भारत विरोधी रवैया रहा है पहले की तुलना में थोड़ा कमा है, क्योंकि पुष्प कमल दहल प्रचंड माओवादी विचारधारा के हैं, चीन का ज्यादा समर्थन उनको था, और राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है शर्मा ओली बनाम प्रचंड के कारण कहीं ना कहीं ओली धीरे धीरे फिर भारत की तरफ आ रहे हैं। तो जो भारत विरोध की लहर है यह दोनों देशों के मध्य संबंधों में कैसे काम करती है, और इन सब को विस्तार देने में मधेसी समुदाय जो है महत्वपूर्ण है। तो क्या है नेपाल का पॉलिटिकल क्राइसिस, क्या रहा है नेपाल में, ये तमाम डायमेंशन आप समझ पा रहे हैं। अब लास्ट में हम लोग भारत के लिए नेपाल के महत्व और नेपाल के लिए भारत के महत्व को देखकर इसको आगे कंक्लूड करते हैं। तो क्या है मधेसी मुद्दा, ये आप समझ पाए। अब भारत नेपाल संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास क्या हालिया हुए हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसको जानने के पहले नेपाल में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को थोड़ा आपको समझना होगा कि नेपाल में चीन की बढ़ती भूमिका, जैसे आप गौर करें तो भारत और नेपाल के मध्य व्यापार हमेशा जो है वह भारत के पक्ष में रहा है पहले, लेकिन विगत 10 वर्षों में अगर आप देखें तो नेपाल में चाइना सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभर कर आया है। जैसे नेपाल में अब तक जो भी एफडीआई हुआ है लगभग 100 से 105 बिलियन डॉलर एफडीआई जो है वो भारत से नेपाल को मिला है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में लगभग 40 बिलियन डॉलर से अधिक पैसा नेपाल की इकोनॉमी में चाइना ने पंप किया है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, अन्य मैन्युफैक्चरिंग हब में हो, या अन्य एनर्जी रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट है। चीन की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि चीन कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति के तहत उसकी भविष्य की रणनीति है वही 5 उंगलियों वाला सिद्धांत है कि नेपाल को अपने में अधिग्रहित करना है। और यही कारण है कि चाइना एक तो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी को बार बार सह दे रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है, उनकी आर्थिक मदद कर रहा है। इसके पीछे चीन की एक दूरदर्शितापूर्ण रणनीति है कि अगर भविष्य में नेपाल को अनस्टेबल करना है तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आइडियोलॉजी के आधार पर तो चीन नेपाल में बहुत सारे परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, जैसे रेल कनेक्टिविटी बना रहा है। जब आप बेल्ट रोड इनिशिएटिव पढ़ाओ, आप चाइना में पढ़ेंगे, 2017 में चीन ने नेपाल को बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल किया, और चीन बीआरआई प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेपाल जो है बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत उसमें 2017 में शामिल होता है। लगभग $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत नेपाल में चाइना के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि जो पत्तन की सुविधा है
नेपाल को जो भारत प्रदान करता है उसका भी अल्टरनेटिव रूट जो है वो चाइना उसको प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। जैसे आप देखिए ये मैप अगर आप समझे तो नेपाल के पास अपना पोर्ट तो है नहीं, तो वैसी स्थिति में नेपाल में अधिकतर पोर्ट कहां का, तो नेपाल जो है वेस्ट बंगाल के हल्दिया पोर्ट को इस्तेमाल करता है। अब ऐसी स्थिति में भारत से जो भी चीजें हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, भारत के अतिरिक्त अन्य देशों से व्यापार के लिए पारगमन सुविधा कौन दे रहा है? भारत। अब चाइना इसको क्या कर रहा है कि घबराओ नहीं, हमने BRI रोड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया है, जिसके जरिए हम नेपाल को इस रास्ते से, है ना, हम यहां ग्वादर से कनेक्ट करके आपको पोर्ट की फैसिलिटी आपको हम देंगे, आपका डिस्टेंस भी बहुत बच जाएगा। ये जो पूरा समुद्र अरब सागर से होते हुए श्रीलंका के ऊपर से होते हुए कलकत्ता तक जो पोर्ट तक पहुंचता है माल, और फिर कलकत्ता से नेपाल में आता है, तो हम आपको शॉर्ट रूट से आपके माल यानी पेट्रोल, तेल, गैस, तमाम आवश्यक मद की वस्तुएं आपको उपलब्ध कराएंगे। देखिए चाइना की कूटनीति। इन चाइना कह रहा है कि BRI में आप शामिल हो जाएं, और BRI का ही एक सब्सिडरी प्रोजेक्ट कौन है? CPEC, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें आप देखिए इधर चीन जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते यहां ग्वादर पोर्ट तक कनेक्टिविटी ऑलरेडी लगभग 70 से 80% काम कर चुका है। ऐसी स्थिति में ये जो भारत अधिकृत क्षेत्र, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र जो है, इससे पोर्ट की फैसिलिटी, इसके रास्ते चाइना नेपाल को अल्टरनेटिव पोर्ट की फैसिलिटी प्रदान कर रहा है। यहां तक कि उसने लद्दाख के इस क्षेत्र में रेलवे का एक मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। अब उसकी नजर क्या है कि नेपाल के काठमांडू होते हुए यह जो भारत के पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा तक वह रेल संपर्क तंत्र डेवलप कर रहा है। देखिए चाइना की कितनी, तो चीन ने हाल के वर्षों में नेपाल में अपना निवेश व्यापक रूप से बढ़ाया है। आप सोच सकते हैं कि $40 बिलियन से अधिक राशि नेपाल जैसी छोटी इकोनॉमी में पंप करना, जैसे उसने CPEC में 65 से $70 बिलियन, पाकिस्तान में एक भविष्य उन्मुखी परियोजना, ये सब किसका पार्ट है? तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है इंडिया चाइना में, आप समझ जाएंगे, है ना। अब देखिए चीन का दिलचस्पी क्या है, क्यों है, आप समझ पा रहे हैं? तो इसमें 2-3 पॉइंट हम लोग नोट करते हैं कि चीन क्या कर रहा है नेपाल में, चीन की बढ़ती भूमिका, 4-5 बिंदु में आप इसको नोट करें फटाफट। लिखिए हाल के वर्षों में चीन द्वारा नेपाल में $40 बिलियन से अधिक का FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, चीन द्वारा नेपाल को पोर्ट पत्तन की सुविधा लद्दाख, तिब्बत लिखो, लद्दाख क्या लिखो, तिब्बत के रास्ते पाकिस्तान में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, अभी CPEC लिख लो, आगे समझ जाओगे। पाक में CPEC द्वारा ग्वादर बंदरगाह द्वारा प्रदान करने का समझौता, आ रहे हैं ज्ञानेश शुक्ला जी, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, धीरे धीरे आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं। 2 देश की राजनीति एक क्लास में आप पढ़ रहे हैं, है ना। मैं कभी भी कम पढ़ाने में विश्वास ही नहीं रखता, पढ़ाई को मैं घंटों में कभी बांधता ही नहीं, अतिरिक्त लग जाए, घंटे लग जाए तो कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, और छूटेगा तो पूछोगे, बता दिया जाएगा, इसमें क्या है। तो हम लिखते चलिए, हाल के वर्षों में चीन द्वारा नेपाल में $40 बिलियन से अधिक का FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, चीन द्वारा नेपाल को पोर्ट पत्तन, क्योंकि पत्तन की सुविधा के लिए भारत पर निर्भर है, पारगमन समझौता है नेपाल के साथ, है ना। हम नेपाल को पेट्रोलियम तमाम चीजें उपलब्ध कराते हैं, यहां तक कि पाइपलाइन हमने बिछा रखा है। अभी लास्ट में अमनदीप, अंत में थोड़ा सा धैर्य रखो। चीन द्वारा नेपाल को पोर्ट की सुविधा, तिब्बत के रास्ते पाक के CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर द्वारा ग्वादर बंदरगाह द्वारा प्रदान करने का समझौता, लिख लिया, आगे लिखिए। 2017 में नेपाल द्वारा चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होना तथा परियोजना के तहत अतिरिक्त $4.5 बिलियन का निवेश प्राप्त करना, नेपाल के साम्यवादी विचारधारा के दलों को
विचारधारा, कॉमा, धन एवं अन्य आधारों पर समर्थन। चीन की कंपनी द्वारा नेपाल के अवसंरचनात्मक विकास, विनिर्माण इकाई तथा ऊर्जा उत्पादन में भारी निवेश। कल्चरल डिप्लोमेसी भी, मंदारिन भाषा नेपाल में पढ़ा रहा है चाइना। बुद्धिज्म की तो बात कर ही रहा है, वहां बुद्धिज्म से काम नहीं आएगा, वहां तो हिंदू आबादी अधिक है, तो बुद्धिज्म भी, क्योंकि इंडिया कल्चरल डिप्लोमेसी में बुद्धिज्म को टारगेट करता है, हिंदुइज्म को, तो वो क्या कर रहा है, मंदारिन भाषा नेपाल के बच्चों को पढ़ा रहा है, कह रहा है स्कूल में हम फंडिंग करेंगे, ये भाषा हमारी भी पढ़ाओ, है ना। तो ये सब हाल के वर्षों में चाइना का नेपाल में बढ़ता हुआ दखल अंदाजी है। समझ गए? आज इतना तक रखो, कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा है ना, तो नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे 40 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। कौन सा? चलते हैं, कहां से चले? तो नेपाल भूटान ऊपर से हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है। आगे हम लोग क्या पढ़े? अब म्यांमार पढ़ते हैं, पहले एक तरफ से आते हैं, म्यांमार, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट प्लस, है ना, म्यांमार। किसी को कहीं कोई दिक्कत है तो पूछिए सवाल, 1 खरब सवाल के लिए आपका स्वागत। टीचर की बात को ना इतना माइंड नहीं करते हैं बच्चों, है ना। कल को जब आप सफल होगे ना तो आपसे ज्यादा खुशी हमें होगी, है ना। नहीं आज कैसे कंप्लीट करवा दे, मेरी क्लास है इसके बाद वैशाली, है ना, क्या करें, लाचारी है, इसके बाद जस्ट क्लास है। इतना शुद्ध हिंदी मुस्कान प्रभात लिखने लगोगे तो यूपीएससी में दिक्कत आ जाएगी। झकझोरिए नहीं, उसको निकालिए खोद करके। अब पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है, इतिहास इसके लिए पढ़ना होगा, पढ़ के आऊंगा। यही तो है नूतन शर्मा, एक देश दूसरे देश से रिलेटेड है ना। शरीर में कोई एक अंग में बीमारी आती है ना तो 50 अंग उससे प्रभावित हो जाता है। हाँ, 2015 के बाद मधेसी मुद्दा इतने देर में नहीं समझ पाए, कितनी बार, है ना। कोई बात नहीं, अमनदीप चलता है सब, है ना। लेकिन मेरे कहने का मतलब है बहुत छोटे छोटे सवाल पूछने से अनावश्यक समय जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सॉरी की बात नहीं अमनदीप। चलिए, चाइना को आउट कैसे करें, अच्छी बॉलिंग करो, है ना, पिच फेवरेबल हो। चलिए, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए थिंकर वाले इग्नू का नोट्स पढ़ लो, ग्रेजुएशन का, सामाजिक चिंतक जिसने पूछा है। रोड कंप्लीट हो जाएगा तो हमें सीमा की सुरक्षा बढ़ानी होगी। इग्नू का आता है सामाजिक चिंतक, उसका 7 बुकलेट है, नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लो। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन की बात जो भी है, कुछ थोड़ा सा बचा है, कल उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। नेपाल के भारत के साथ संबंध, अब क्या बचा है हरमित बिगड़ने को, इससे बुरा मत सोचो तो अच्छा है। चाइना रोड बना देगा तो हमें सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था करनी होगी। चलिए, मुस्कान प्रभात, अब वेस्ट और ईस्ट का ये मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है, देखकर पढ़कर आऊंगा तो बताऊंगा। चलिए, अनावश्यक टीका टिप्पणी पकड़ लिया है ये सब। बड़ी बड़ी क्लासेस में, बड़ी बड़ी कोचिंग में छोटी छोटी बातें होती रहती है। शाबाश मुकेश। चाइना और भारत दोनों शक्ति का विस्तार चाहता है, एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, चलिए, चाइना 50 काम वहां कर रहा है, कितना भारत ऑब्जेक्ट करेगा। समझौते को सोनाली वक्त का तकाजा, समय काल परिस्थितियां क्या करती है, समझौते में संशोधित कर देती है ना, संशोधन आ जाता है। नेहरू का युग है, वो 50 का दौर कुछ और था, आज का दौर कुछ और है, ये भी दौर कुछ और है, आने वाला भी दौर कुछ और होगा। चलो मुस्कान, इतना शुद्ध मत लिखो, है ना। चलो, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अच्छी हिंदी लिख रही हो, चलिए अच्छी बात। अब ये सब इंडिया का मैप राजेश सर से सीख लेना हरमीत, मिलेंगे आगे क्लास में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, है ना। ठीक है, चलिए, इसी पार्ट को जो है आधा घंटा 40 मिनट मैक्सिमम लगेगा, समराइज करके हम लोग इंडिया म्यांमार रिलेशन देंगे। म्यांमार छोटा है, तेजी से खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है। हाँ, सोनाली बांग्लादेश में पूछना। चलिए, तनिष्क बाय बाय, जब डाउट नहीं है तो जाइए, शुभ रात्रि। चलिए ठीक है। अखंड भारत, ये सब आइडियोलॉजिकली कहने की बात है, आदर्शात्मक बात। चलिए ठीक है। संबंध कैसे जन स्तर पर विश्वास और सहअस्तित्व बनाता है, मतलब पीपल टू पीपल कल्चरल डिप्लोमेसी से ये सब होता है स्ट्रांग, है ना।
चलिए ठीक है, मजा ले लिया बहुत। चलो आप सभी का। आइए, सुमित सिंह, अंशु वर्मा, रुद्र प्रताप, आशीष कुमार, आशीष कमेंट कम क्या करो यार, ममता वर्मा, राजलक्ष्मी सिन्हा, सबका स्वागत। अमन द्विवेदी, मोहिनी, कमल, जुड़ जाए सभी लोग फटाफट। आइए, रवि मौर्य,